अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर पे हमारी डिस्कशन हो रही थी और उसमें कल हमने टर्म्स जिनको डिस्कस किया था, क्विक अगर रिकैप क्विकली उनके साथ करें तो डिबेंचर या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड लिस्टेड अनलिस्टेड डिबेंचर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योरिटी में फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर रिडीमेबल इरिडीमेबल, डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू, डिबेंचर्स का कूपन रेट, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स में उतार चढ़ाव का मेन फैक्टर। और फाइनली फिर हमने वैल्यू ऑफ डिबेंचर का प्रिंसिपल भी डिस्कस किया था और उसके तहत हमने कुछ रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करने का तरीका, उसकी कैलकुलेशन भी देखी थी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो कोई क्वेश्चन? जी बेटा। लेकिन सर जैसे जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होगा वो हाई होगा, तो इसमें तो मुझे कोई किसी का नुकसान नहीं है कि तुम्हें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपके साथी का कहना है कि अगर इरिडीमेबल डिबेंचर आप फिक्स्ड रेट पे ले लेते हो तो आपको टिल मैच्योरिटी सिर्फ इंटरेस्ट ही आना है, जबकि वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट रेट तो बढ़ता जाता है, इसका तो इन्वेस्टर को नुकसान है। तो बेटा शायद हमारी कल बात हुई थी, वक्त के साथ साथ सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ता नहीं है, वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट रेट कम भी होता है। अगर बचपन से मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ ही रहा होता तो अब तो 100, 200, 400, 500, 700% तक पहुंच चुका होता। इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है, कम भी होता है, इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है। आजकल 21% है, आप इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में देखोगे 21% से 12 पे भी आएगा, 12 से 8 पे भी जाएगा, 8 से हो सकता है इंशाअल्लाह 4-5 पे भी चला जाए, फिर तो 12 का भी आपको जाते जाते 12, 14, 15 पे नजर आएगा। 21 तो अनयूजुअल है, लेकिन इफ आई रिकॉल अपनी जो भी प्रोफेशनल करियर में देखा तो उसमें मैंने ये 5-6 तक जाते भी देखा है, 17-18 तक भी देखा हुआ है, 21-22 तक शायद इससे पहले कभी नहीं देखा, बट ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो बाय द वे आगे चल के थोड़ी हमारी बात आनी थी, लेकिन आपने जिक्र किया तो इसी स्टेज पे थोड़ी सी एक और बात भी कर लें। लोन जो आप लेते हैं वो आप बैंक से लें या आप डिबेंचर्स के थ्रू लें, लोन्स कैन बी फिक्स्ड रेट और दे कैन बी फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट लोन भी तो होते हैं ना भाई, क्या होते हैं फ्लोटिंग रेट लोन? आपने जो मसला रेज किया इस वजह से मैं इसका हल भी अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोनों ऑप्शन होती हैं। फिक्स्ड रेट है कि आपने लोन लिया या दिया, जिस भी तरफ आप लेंडर हो या बोरर हो, तो आपने रेट लॉक कर दिया टिल मैच्योरिटी अगर रिडीमेबल है, टिल फॉरएवर अगर ये रिडीमेबल है। दिस इज फिक्स्ड। फ्लोटिंग रेट लोन क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को लोन के मार्केट रेट से लिंक कर देते हो और कहते हो जी हम से क्वार्टरली रिव्यू करेंगे इंटरेस्ट रेट, हर क्वार्टर बाद, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, हम देखेंगे मार्केट में रेट ऊपर गया नीचे गया, उस हिसाब से रेट एडजस्ट किया करेंगे। सो दोनों ऑप्शन मार्केट में चलती हैं, ठीक है। फिक्स रेट बोरिंग भी होती है, फ्लोटिंग रेट बोरिंग भी होती है। तो जब मतलब हल कह रहे हो, इफ दैट पेन्स यू सो मच, उससे आपको ज्यादा डर लगता है, तो यू मे ऑप्ट फॉर फ्लोटिंग रेट। लेकिन फ्लोटिंग रेट में ये भी है, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट गिरता भी तो है ना भाई, इसमें अनसर्टेनिटी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आपकी कॉस्ट ऊपर कभी कॉस्ट नीचे। फिक्स रेट आपकी कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों है, आगे चलेंगे कहीं ना कहीं इस पर मजीद बात आ जाएगी। फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट दोनों तरह से लोन लिया जा सकता है जी। कोई और सवाल कल के लेक्चर से? कूपन रेट, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड डिटर्मिनिंग मार्केट वैल्यू फ्रॉम द डाटा। जी ये लिस्टिंग शेयर होने के लिए किसी की मजबूरी बन जाती है, अगर वो या मुझे ये नहीं करते तो अपनी वो जो है शेयर होल्डिंग उसको डेबिट कर देते हैं। मजबूरी क्या है उनके लिए? क्या शेयर खरीदना मजबूरी है उनके लिए? अगर वो सर नहीं खरीदते, अगर वो शेयर ऑप्शंस अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स हु आर इन रिसीट ऑफ राइट ऑफ अ लेटर। इस तरह की नाम कोई चीज हमने पढ़ी है क्लास में कि राइट लेटर कभी मिले तो क्या क्या कर सकता है इन्वेस्टर? इन्वेस्टर चाहे तो अपना राइट बेच भी सकता है। जरूरी नहीं है कि आप राइट लेटर के अगेंस्ट पैसे दे के शेयर खरीदें। वो लेटर जो आपको मिला है वो आप चाहें तो किसी को बेच भी सकते हो, वो चाहे तो शेयर खरीद लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप शेयर खरीदें, आपको एक्शन लेना जरूरी है, या शेयर खरीद लो या वो लेटर किसी को बेच दो, क्योंकि जो खरीदेगा लेटर आपसे वो तो यकीनन शेयर खरीदने के लिए लेटर खरीद रहा है ना आपसे। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल जी? अच्छा जी, डिस्कशन को, अच्छा मैंने बात पहले बोल दी, अगली स्लाइड पे आ रही थी, मुझे पता नहीं था। फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट मेरा ख्याल था कि आगे जाके कहीं आनी है, तो ये अगली स्लाइड थी जनाब। तो फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट लोन, इसमें थोड़ी सी एक टर्म साथ जो ऐड हो रही है, दैट इज लाइबोर। मैंने बेस रेट की बात की थी, तो बेस रेट के लिए जो नॉर्मली यूज टर्म की जाती है बोरिंग लैंडिंग में, इंटरनेशनली द टर्म यूज इज लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको एब्रीवेट किया लाइबोर, और पाकिस्तान में इट इज काइबोर, जिसमें के स्टैंड फॉर कराची, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। इंटरबैंक ऑफर रेट क्या होता है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। किताब में तो शायद लिखा नजर आए ना नजर आए, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं ये बात आपसे शेयर करता हूं। आपको पता है कि तमाम बैंक
बैंक्स जो होते हैं ये डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं और फिर वही पैसा हायर रेट पे बोरोवर्स को उधार देते हैं। आपने डिपॉजिटर से पैसा लिया से 10% पे बैंक ने, अगर तो उसने बोरोवर को ये पैसा हायर रेट पे 12-13 पे रेट पे उसने उधार देना है। इसी तरह बैंक 3% का अपना मार्जिन कमाता है, जिसमें से अपने खर्चे भी पूरा करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, और उसी में से बैंक का प्रॉफिट निकलता है नेट। कि बैंक की समझो ग्रॉस इनकम होती है वो 3% माइनस बैंक के खर्चे अपने, किराए, सैलरीज, बिजली के बिल, और नेट प्रॉफिट बैंक का। बैंकों का प्रॉफिट लॉस और भी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन मेन बिजनेस ये रहता है उनका। क्या जरूरी है कि हर बैंक के पास जितना पैसा लोगों ने जमा कराया है उतने ही पैसा लोग उधार भी लेने आए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मिसमैच होता है, लेकिन मिसमैच में अगर तो लोगों ने पैसा जमा कराया है 100, उधार लेने आगे 125, तो बैंक 100 जो डिपॉजिट लिया है वो उधार दे पाएगा। देयर आर सर्टेन अदर लीगैलिटीज एज वेल, उसमें हम नहीं जाते फिलहाल, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। 100 आपने डिपॉजिट लिया है तो अप टू 100 ही आप उधार दे सकते हो ना। अगर आपसे 100 से ज्यादा उधार लोग लेने आ जाएं तो ऑन द फेस ऑफ इट यू शुड से नो। चलो यहाँ तो ठीक है भाई, जितना डिपॉजिट लिया था वो आप उधार दे पाए तो आपका सिलसिला चल पड़ा। 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए 13% कमाया, 100 पे 10 पे कर दिया, 3 रुपए आपकी इनकम होगी। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने 100 डिपॉजिट लिया लेकिन उधार लेने वाले सिर्फ 50 रुपए के आए हैं। अब आपने डिपॉजिट पे लोगों को इंटरेस्ट तो 100 रुपए का देना है और इनकम आपको सिर्फ 50 रुपए पे आ रही है। दिस इज अ मिसमैच विच इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। अच्छा, अब होता क्या है कि ये मिसमैच बड़ा कॉमन है और ये डेली बदलता रहता है, क्योंकि बैंकों में हमें तो नहीं पता लग रहा था, लेकिन लोग, बैंकों के डिपॉजिटर्स होते हैं लाखों और बैंकों के बोरोवर्स होते हैं हजारों। तो लाखों डिपॉजिटर में से रोज कोई ना कोई लोग पैसे जमा करा रहे होते हैं और रोज कोई ना कोई पैसे निकलवा रहे होते हैं। इसी तरह हजारों बोरोवर्स में से रोज कुछ ना कुछ रीपे कर रहे होते हैं, रोज कुछ ना कुछ मजीद लोन ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब डिपॉजिट और लोन रोज बदलते रहते हैं, मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रोज हिसाब रखना। इंटर बैंक ऑफर की कहानी जरूरत पड़ती है यहीं से ही कि बैंक, किसी बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा है तो लोन कम है, तो किसी बैंक के पास डिपॉजिट कम है तो लोन लेने वाले ज्यादा है। इंटर बैंक ऑफर रेट की टर्म यूज होती है कि एक बैंक के पास अगर सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो वो दूसरे बैंक को उधार देते। किस रेट पे? इंटर बैंक ऑफर रेट पे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एक इंग्लैंड में बैंक है, एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देगा तो वहां पे रेट चलेगा लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। पाकिस्तान में बैंक है, एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देगा तो रेट चलेगा कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। तो बेसिकली इस रेट को एक बेस बना लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक कहेगा कि भाई हम बेस बनाते हैं काइबोर को, क्योंकि मुझे अगर पैसे की जरूरत होगी तो मैं किसी दूसरे बैंक से काइबोर पे उधार लेता हूं ना, और मैं किसी दूसरे बैंक से अगर काइबोर पे उधार ले रहा हूं तो आपको दूंगा तो कोई इतना प्रॉफिट ऐड करके दूंगा ना आपको। तो लेट्स मेक एन एग्रीमेंट, मैं आपको काइबोर प्लस 2% पे उधार दे देता हूं और हम हर 3 महीने बाद, 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर एंड, हर क्वार्टर के स्टार्ट पे हम देखेंगे काइबोर क्या है +2, अगले 3 महीने का रेट एग्री कर लेंगे। जैसे आप लोन लेने के 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपने विजिट किया, आपका एग्रीमेंट हो गया काइबोर +2 पे, और 1 जनवरी को काइबोर चल रहा था से 12%, तो इसका मतलब आपका लोन रेट हुआ 14%, और ये रहेगा अगले 3 महीने तक। फिर 1 अप्रैल आएगी, 1 अप्रैल को दोबारा देखा जाएगा काइबोर क्या चल रहा है। लेट्स अज्यूम काइबोर चला गया 10% पे, इसका मतलब अगले 3 महीने के लिए आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 12 पे चला गया। फिर आया 1 जुलाई, फिर काइबोर देखा गया, लेट्स अज्यूम काइबोर आ गया 11% पे, इसका मतलब आपका रेट आ गया 13% पे। लेट्स अज्यूम फिर 1 अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर को फिर काइबोर देखा गया, काइबोर आ गया से 9% पे, अब आपकी लोन की कॉस्ट 11% पे आ गई अगले 3 महीने के लिए। दिस इज फ्लोटिंग। फिक्स रेट में एक रेट फिक्स साल के शुरू में एग्री कर लिया, लोन के शुरू में एग्री कर लिया, जब तक लोन रीपे नहीं होता रेट फिक्स रहेगा। काइबोर फ्लोटिंग रेट में आपके लोन के इंटरेस्ट रेट को एक बेस से लिंक कर दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान में यूजुअली काइबोर है, और उसका रिव्यू क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, और लंबे लोन के लिए सालाना रिव्यू भी हो सकता है। 20 साल का लोन है तो भी फिर हर क्वार्टर बाद नया रेट नहीं निकालेंगे, हम साल बाद देखा करेंगे कि भाई काइबोर कहां पे चला गया, अगले साल के लिए रेट उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया करेंगे। तो फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट, दोनों तरह से बोरिंग की ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होती है। अब ये कंपनी की स्वाबदीद है, कंपनी के का डिसीजन है कि उसको क्या सूटेबल है। दोनों के प्लसेस माइनसेस हैं, जैसे भी बातों मैंने आपके साथी को बताया था कि अगर आप फिक्स्ड रेट पर लोन लो तो एक नुकसान ये तो है कि भाई मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे ना तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं गिरनी, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर ही रहेगी। लेकिन एक फायदा ये भी तो है ना कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी भी नहीं, वो वहीं पे फिक्स रहेगी। तो फिक्स्ड के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, इसी तरह फ्लोटिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हर कंपनी अपनी हालात के हिसाब से
फैसला करेगी उसको क्या सूटेबल है। देयर आर अदर फैक्टर्स, लेकिन अभी हम उनमें नहीं जाते, तो आगे चलेंगे। मे बी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आगे कुछ एक फैक्टर और हम ऐड कर लेंगे। बट फिलहाल कंपनी की स्वाबदीद है, कंपनी अपनी सूटेबिलिटी देखेगी उसको क्या सूट करता है, फिक्स्ड रेट लोन या फ्लोटिंग रेट लोन, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जी डिपॉजिट कर रहे होंगे उनको हम टाइबर पे कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक अच्छा सवाल है कि डिपॉजिट वाले के साथ और लोन वाले के रेट का फर्क है। ये बैंक्स की मैनेजमेंट है। नॉर्मली बैंक शुड ओनली लेंड ऑन फ्लोटिंग रेट दैट मनी विच बैंक हैज ऑब्टेन्ड ऑन फ्लोटिंग रेट। जो बैंक ने फ्लोटिंग रेट पे पैसा लिया है उसी को बैंक को फ्लोटिंग रेट पे देना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक ने फिक्स रेट पे पैसा लेके फ्लोटिंग पे दे दिया तो हो गया क्या, इंटरेस्ट रेट अगर गिरा तो इनकम लोन पे गिर जाएगी, कॉस्ट फिक्स रहेगी, वो तो नुकसान हो जाएगा। तो बैंक नॉर्मली इस तरह की हरकत नहीं करता, बैंक मैच करके चलता है। बैंक विल ऑलवेज इंश्योर कि जो फ्लोटिंग रेट पे पैसा लिया है वो फ्लोटिंग रेट पे आगे दे दें, और जो फिक्स रेट पे पैसा लिया है वो फिक्स रेट पे दे दें, ताकि बैंक की इनकम लॉ करे। बैंक 10% यहां से ले रहा है, 8 दे रहा है, फ्लोटिंग पे लिया हुआ है या फिक्स पे लिया हुआ है। यहां से बैंक 9 ले रहा है, 7 दे रहा है। बैंक यहां से 12 ले रहा है, 10 दे रहा है। बैंक की इनकम 2% पे लॉक रहेगी। बैंक नॉर्मली जितने भी अपने एग्रीमेंट्स करते हैं उसमें दे ट्राई टू एंश्योर लॉकिंग द वैल्यूज। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं हम एग्रीमेंट जब साइन करें हमें पता हो इस एग्रीमेंट के नतीजे में हमें फ्यूचर में कब तक कितनी इनकम या कितनी कॉस्ट मिलेगी। दे डोंट टेक रिस्क, दे डोंट वांट टू have uncertainty about their income or their cost while signing an agreement। हर एग्रीमेंट के साइनिंग पे they want clarity कि इस एग्रीमेंट से मुझे इनकम नेट कितनी आएगी, कितने साल तक आएगी, नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कितने साल तक पड़ेगी। जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, फ्लोटिंग रेट एंड फिक्स्ड रेट, ये भी बात होगी लोन्स के रेफरेंस से। फिर लोन के रेफरेंस से एक और टर्म यूज होती है कोवेनेंट्स। कोवेनेंट से मुराद होती है लोन की शरायत, कंडीशंस। जब भी कोई बोरोवर लोन लेता है तो नॉर्मली लेंडर कुछ शरायत लगाता है। जैसे रिसेंटली आप लोग, वैसे बैंकों की तो टर्म्स कंपनी से आपको पता नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आईएमएफ से लोन लेने की टर्म्स के बारे में तो हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। तो वो जब बात हो रही थी ना आईएमएफ की शरायत, आईएमएफ कहती है ये गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा क्योंकि आईएमएफ ने कहा था, गवर्नमेंट को पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी क्योंकि आईएमएफ ने कहा था, गवर्नमेंट को बिजली की बढ़ानी पड़ी क्योंकि आईएमएफ ने कहा था। ये शरायत है कि अगर हमसे लोन लेना है तो ये शरायत है, इन पे अमल कीजिए तो हम लोन देंगे। तो इसी तरह कंपनीज के ऊपर भी बैंक या लेंडर शरायत लगाते हैं, जिस तरह आईएमएफ पाकिस्तान पे शरायत लगा रहा है। इन शरायत का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हर लेंडर चाहता है कि बोरोवर जो है वो उसका कारोबार ऐसा रहे और उसके पास इतने पैसे आए कि वो लेंडर को इंटरेस्ट और लोन वापस कर सके। मेनली मकसद जो होता है वो शरायत का यही होता है। जैसे पाकिस्तान पे आईएमएफ ने, पाकिस्तान गया आईएमएफ का लोन लेने, तो लेंडर का पहला सवाल होता है लोन चाहिए किस लिए, दूसरा सवाल होता है लोन वापस कहां से करोगे, इंटरेस्ट कहां से दोगे, प्रिंसिपल कहां से दोगे। इन दो सवालों पे तसल्ली के बगैर लेंडर कभी लोन नहीं देता। कहने को हम कह सकते हैं भाई तुम्हें हम सिक्योरिटी में फलाना एसेट दे रहे हैं, मोटरवे तुम्हारे पास रखवा रहे हैं, एयरपोर्ट तुम्हारे पास रखवा रहे हैं, तुम्हें क्या, तुम पैसे दो। बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। कहीं वो तो है, वो रहता चीज है, उसको साइड पर रखो। पहले ये बताओ पैसा चाहिए क्यों, और ये बताओ पैसा कहां से वापस करोगे। अब पैसा तो आप तभी वापस कर पाते हो ना जब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो। आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा होगी, 100 रुपया कमाओगे, 100 रुपये में से 80 रुपये के खर्चे काट दोगे, 20 रुपये जो सरप्लस बचा उससे लोन की कोई किस्तें उतारने की बात करोगे। तो पाकिस्तान के पास तो ऐसी सूरत नहीं है। हम तो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि बजट डेफिसिट है हमारे पास, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। हमारे पास बजट डेफिसिट भी है, हमारे पास ट्रेड डेफिसिट भी है। बजट डेफिसिट क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की इनकम कम है, डिफरेंट सोर्सेज से इनकम गवर्नमेंट लेती है। इनकम टैक्स से गवर्नमेंट इनकम लेती है, सेल टैक्स से गवर्नमेंट इनकम लेती है, कस्टम ड्यूटी से, इंपोर्ट ड्यूटी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां से इनकम लेती है और उसके बाद गवर्नमेंट खर्चे करती है, जिसमें गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर्मी के जो बाकी सारे डिपार्टमेंट सबकी सारी कॉस्ट है, आर्मी का नाम नहीं लेते आजकल, आजकल तो वैसे बड़ी सख्ती हुई है। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट गवर्नमेंट पे करती है, कहां से, अपनी इनकम से। तो वहां पे डेफिसिट है। अब इसलिए भाई मैंने दबा दी बात, फिलहाल एहतियात का तकाजा यही है। अभी जाने में 24 घंटे लगेंगे, अभी हैं टाइम। अच्छा जी, तो हमारे पास बजट डेफिसिट है, हमारी इनकम कम है और कॉस्ट ज्यादा है। दूसरी तरफ हमारे पास ट्रेड डेफिसिट भी होता है। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। एक है लोकल कि हमने कमाया कितना, खर्चा कितना, और एक है इंटरनेशनल, लोगों से उनको हमने पेमेंट कितनी करनी है और उनसे हमने रिसीव कितना करना है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर वसूल करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर पेमेंट करनी है। तो गवर्नमेंट बेसिकली मैकेनिज्म चल कैसे रहा होता है, मोटा मोटा अगर बताऊं तो लोकल लेवल पे क्या होता है, लोकल लेवल पे जो आपका डेफिसिट आता है ना बजट का, आपने 100 रुपए की इनकम ली, 120 का खर्चा हो गया, 20 रुपए गवर्नमेंट उधार ले लेती है बैंकों से।
तो अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोकल डोमेस्टिक लोन्स देखें तो वो उधार ले लेके ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में जा चुका है। हमसे तो अक्सर फॉरेन एक्सचेंज लोन का जिक्र किया जाता है ना, तो एक पाकिस्तान का डोमेस्टिक लोन भी होता है जो बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए एक तो गवर्नमेंट लोकल बैंकों से लोन लेती है थ्रू स्टेट बैंक, दूसरा फिर नए नोट भी छाप लेती है। ठीक है, लोन लेने से किसी ने इनकार किया, कभी जरूरत पड़ी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कभी नोट छाप लिए, कभी लोन ले लिया, तो दोनों चीजों की मदद से गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट को पूरा करती है। और जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसके लिए गवर्नमेंट IMF से लोन जो ले रही होती है ज्यादातर वो ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए होता है कि भाई हमने डॉलर्स की पेमेंट करनी है, इंपोर्ट हम करी जा रहे हैं, उससे हमने बात आना नहीं है, एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी नहीं है। हर साल हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं $100 की, एक्सपोर्ट हम करते हैं 50, 60, $70 की, हर साल $30 का कमी आती है, वो हम इसी तरह लोन ले लेके पूरा करते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमारा फॉरेन करेंसी लोन भी हमेशा से बढ़ता ही जा रहा है। मुझे नहीं पता आप कहां से चला गया, कुछ अर्सा पहले 28-30 बिलियन होता था डॉलर्स में, फिर 40-45 की बात सुनी, फिर 70-80 की बात सुनी, अब इट इज आई थिंक इट इज वेल अबव 100 आई बिलीव। ठीक है, तो वो दो कर्जे हमारे पास चढ़े हैं, एक फॉरेन करेंसी डेट और एक लोकल करेंसी डेट, और ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी डेट को आप कम करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, या एक्सपोर्ट बढ़ा लो या इंपोर्ट कम कर लो, दोनों सूरतों में ये गैप कम होता है ना। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहां पे भी तवज्जो नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट हमारी। हम थोड़ी सी बात अगर वैसे ही जनरल हालात की करें तो आप बाहर जाते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीज यहाँ पे इंपोर्ट होती मिलती है जिसकी बंदा कहता है क्या जरूरत है, कुत्ते बिल्लियों का खाना इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है हमें, जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो वाई वी आर इंपोर्टिंग सच थिंग्स। अगर अपने नेबर कंट्री की बात करें तो इंडिया की बात करें, आपको इतनी पुरानी बातें आपको शायद आपको तो याद ना हो, हम जब मैं अपनी आपकी एज में आपसे थोड़ा पहले था तो इंडिया वाज टू मच फोकस्ड ऑन बैनिंग इंपोर्ट कुछ नहीं करना भाई, जो बनाना है मुल्क में बनाना है। पता हमारे जमाने में उस वक्त भी नई से नई सिविक, टोयोटा, बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज सड़कों में नजर आती थी, उनके पास एक गाड़ी चलती होती थी सिर्फ एक एम्बेसडर नाम की जो लोकल बनती थी, मिनिस्टर्स उनके बड़े से बड़े बिजनेसमैन उस गाड़ी में सफर करते थे। इंपोर्ट बैन, बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, जो बनती बनेगी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं कीमत देने के लिए। So they just focused on increasing their exports, बढ़ाते गए। बट अब जाओ, आप आजकल देखते हो तो आपको आजकल वहाँ पे वैसी गाड़ियाँ नजर आती हैं, बल्कि उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नजर आती हैं जैसी पाकिस्तान में है। बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था, आज से 20-25 साल पहले चले जाओ, वहाँ पे इंपोर्टेड गाड़ी के नाम पे बहुत अरसे बाद जो वहाँ पे एंटर हुई थी वो सुजुकी एंटर हुई थी, वो भी लोकल पार्टनरशिप के साथ, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, नेशनलिज्म सोच वहाँ पे कैसे है। मुझे आज से मैं 99 में 24 साल पहले जॉब शुरू किया मैंने, तो मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था, वी वर इनटू प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ राइस, और हमारी पेरेंट कंपनी यूके में थी और उनकी एक सब्सिडरी इंडिया में भी थी, तो हमारी कंपनी की सिस्टर कंसर्न इंडिया में भी थी। तो इंडिया में वैसे विजिट के लिए अक्सर हमारे पास आते रहते थे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो उनसे बातों में डिस्कशन तो कहा हमारे मुल्क में तो पेप्सी भी चावल एक्सपोर्ट करती है। पेप्सी चावल एक्सपोर्ट करती है, पेप्सी का काम तो पेप्सी बना के बोतलें में ड्रिंक बना के बेचना है। उनका जी पेप्सी बना के बेचने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती है जिसको हम कंसनट्रेट कहते हैं, और वो कंसनट्रेट इंडिया में नहीं बनता। तो इंडिया में जब पेप्सी की टीम पहुंची, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे पेप्सी बना के बेचना चाहते हैं। उनका जब बनाओगे कुछ इंपोर्ट तो नहीं करना, उनका इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, उसके लिए जो केमिकल आता है वो स्पेशली अमेरिका से मंगाना पड़ता है, उसका फार्मूला बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा। उनका जिसको डॉलर कहाँ से आएंगे, हम तो नहीं तुम्हें डॉलर देंगे। तो अगर तुमने इंपोर्ट करना है केमिकल तो डॉलर भी खुद कमाओ यहाँ पे बैठ के, तो उसके लिए पहले एक्सपोर्ट करो यहाँ से, डॉलर कमाओ, उन डॉलर से फिर वो केमिकल खरीद लेना और पेप्सी बना के भेज दो। तो दे वर मेड टू इंश्योर कि वो खुद ही कंपनी डॉलर कमाए पहले, फिर उस डॉलर से कुछ इंपोर्ट करना तो कर ले। इतनी सहूलत उन्होंने दे दी कि ठीक है जी इतनी सहूलत हम आपको दे सकते हैं। और ये पेप्सी भी फायदा 20-25 साल पहले इंडिया में एंटर हो पाई, उससे पहले उनके लोकल ब्रांड्स ही वहां पे चलते थे। आप लोग अब तो वो इतने नजर नहीं आते आपको, लेकिन लोकल ब्रांड्स ही वहां पे चलते थे। बचपन में जब हम कभी इंडियन चैनल कभी देखते थे, कभी पेप्सी को वहां पे नजर नहीं आता था, बिकॉज़ इट वाज नॉट अलाउड देयर। और हम अनफॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वी हैव बीन रिलाइंग ऑन फॉरेन करेंसी लोन्स एंड वी हैव नॉट बीन बॉदर्ड कि हम हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। इस गैप को क्लोज करने के लिए कुछ करना चाहिए। इट रिक्वायर्स सम सीरियस एफर्ट, जो कि की जाए तो चीजें हो जाती हैं, बट इट्स नेवर टू लेट। लेकिन ये इशू हम बात कर रहे थे, कोवेनेंट्स की बात हो रही थी, तो जैसे IMF ने कोवेनेंट क्यों लगा रहा है यहाँ पे कि जी बिजली का रेट बढ़ाओ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी लोन दे दो, उनका जी पैसे कहां से लाओगे वापस देने के लिए, इनकम तो है नहीं तुम्हारी, तो फिर भाई ये बिजली में 10% इजाफा करो। ये जो 10% इजाफी तुम लोग है ना बिजली से, इससे हमारी किस्तों में इस्तेमाल करना। पेट्रोल में इतना ड्यूटी ज्यादा लगा दो, ये जो इजाफी ड्यूटी लगाओगे ना, इससे हमें तुम फिर पे करना। ये तुमने फिर कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, ये तुम्हारी इनकम तुम्हारे लिए नहीं है, ये इनकम हमारे लिए लोन की रीपेमेंट के लिए है। तो कोवेनेंट्स लगाए जाते हैं, शराइत लगाई जाती हैं, इसलिए कि जो बोरोअर है वो लेंडर की जो रीपेमेंट्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, उनको मैनेज कर सके, आसानी से उसकी एफर्ट होती है। जी बेटा आप सवाल करना चाहते हैं? हम जब प्रिंसिपल वापस नहीं कर पा रहे तो हमें लोग मजीद लोन क्यों देते जा रहे हैं? डोमेस्टिकली वजह यह है, डोमेस्टिकली हमारी स्टेट बैंक की, जैसे मैंने कुछ बातें भी कहा था, इतनी जरूरी नहीं होती। स्टेट बैंक की जैसे एक पॉलिसी है जिसके मकासद कुछ और भी होते हैं, लेकिन उन मकासद में से जो गवर्नमेंट मकसद हासिल करती है, स्टेट बैंक कहता है तमाम कमर्शियल बैंकों को कि आप पब्लिक से जितना भी डिपॉजिट लोगे उसके X% आपने स्टेट बैंक को जमा कराना है, से 30%। आपने पब्लिक से 100 रुपया लिया, आपने 30% स्टेट बैंक को देना है। तो स्टेट बैंक को दिया तो मतलब गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि स्टेट बैंक से गवर्नमेंट उधार ले लेती आगे, और स्टेट बैंक का मतलब गवर्नमेंट है। 70% सिर्फ लोन देना है।
तो इसका मतलब बैंकों में जितना डिपॉजिट बढ़ता जाएगा उतना पैसा स्टेट बैंक के पास बढ़ता जाएगा और वो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती जाएगी। तो ये तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम चला हुआ है, चल रहा है। और IMF हमें क्यों मजीद लोन देती जाती है, उसके पीछे अपेरेंटली शायद ये है कि दे वांट टू हैव होल्ड ऑफ अस, ताकि हमारी गर्दन पे अंगूठा उनका हमेशा कायम रहे। ये 150 अरब डॉलर हमारे जैसे मुल्क के लिए मैटर करता है। बड़ी कंपनीज, अगर आप सऊदीया की कंपनी देखो तो एक कंपनी इतना मुनाफा एक साल में कमा लेती है। मतलब सऊदी अरब को मुझे नहीं पता, लेकिन 50-60 अरब वो एक साल में मुनाफा कमा लेती है, 7 अरब डॉलर। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जितने हम जिस कर्जे में दबे में, इतने अमाउंट तो एक किसी वेल्दी इंडिविजुअल के पास दुनिया में होती है। आप अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो दौलतमंद है उसके पास कितने हैं, इंडिविजुअल की बात करें कितने हैं, कितने हैं, 213 बिलियन डॉलर। तो हम पाकिस्तान, वो एक इंडिविजुअल है 213 बिलियन डॉलर लेके बैठा हुआ है और पूरे पाकिस्तान का कर्जा 100 बिलियन के आसपास कहीं है। तो उससे आप अंदाजा कर लो कि हम इंटरनेशनल लेवल के यहाँ से बहुत छोटी चीज़ है। तो लेकिन इसी अमाउंट से, ये बड़ी छोटी सी अमाउंट है 100 बिलियन डॉलर। तो 100 बिलियन डॉलर अब तक का लोन है। 10 बिलियन डॉलर से सालाना और मांग लेते हैं 5, हम तो अभी 1-2 बिलियन के पीछे तरस रहे होते हैं बेचारे। तो 8-10 साल का कोई हमें अमेरिका जैसा बड़ा या उन 4-5 मुल्कों मिलकर हमें 10 बिलियन डॉलर साल की अगर भीख दे भी देते हैं, उसके बदले वी आर विलिंग टू डू व्हाटएवर दे वांट, नथिंग लाइक इट, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, वो हमसे पूरे करवाते हैं सारे इंटरेस्ट। ठीक है, तो दे डोंट कंसीडर इट लोन, दे कंसीडर एज कॉस्ट, कि भाई हमने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के, हम उसको लोन रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम उसको रीपे नहीं कर रहे। सबको पता है, दुनिया को पता है अनफॉर्चुनेटली। अभी भी जैसे उन्होंने अंगूठा रख दिया ना, चीजें कुछ मनमानी थी, अंगूठा रखा, ये काम होंगे तो फिर आगे चला जा सकता है। सब मनवाई जा रहे हैं, पैसे अभी भी नहीं दिए, लेकिन हम मजबूर हैं। बेटा मैंने फिर बोला ना कि मकसद क्या है बजट बनाने का, मकसद क्या है पॉलिसी बनाने का। अगर आपका मकसद है पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते में डालना, तो वो क्लियरली नजर आएगा आपको बजट में, वो क्लियरली नजर आएगा आपको ट्रेड पॉलिसी में। क्या इंपोर्ट कर सकते हो, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या फायदे हैं इंपोर्ट करने के, क्या नुकसान हैं, एक्सपोर्ट के फायदे क्या, इंपोर्ट के नुकसान हैं, आपको ट्रेड पॉलिसी में नजर आए, फिस्कल पॉलिसी में नजर आए चीजें, अगर इंटेंट हो तो। बट अनफॉर्चुनेटली हम मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसे हुक्मरान रहे हैं, फिर डाले वाली बात आ जाएगी यहाँ पे, तो जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस और पाकिस्तान के लिए सोचते रहे हों, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये एक इशू है। यहाँ पे जितने भी हुक्मरान मुझे लगता रहे हैं जो पावर में रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी जात, अपने खानदान, अपनी फैमिली के बारे में सोचा है, नेवर अबाउट पाकिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अबाउट देम, ये इंडिविजुअली हमारी भी ये बातें हैं। अभी गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी ना, तो ग्रिल जो ऊपर है ये वाला बैठा नीचे खा दिया करेगा अपनी जात के बारे में, नॉट ये बेचारा मीना शर्मिंदा हो, लेकिन दिस इज आवर एटीट्यूड। पंखा चल रहा होगा ना, ऊपर घूम रहा होगा, डंडी ऊपर करके अपनी तरफ करके रोक लिया जाएगा। We don't think about other, we are only interested in ourselves। भाई मेरी जात जो है उसका ख्याल होना चाहिए, ये एक हमारा नेशनल डायलेमा है, ये नजर आता है हर जगह। We don't think as a nation, we don't think about our fellows। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ, जिसको शायद बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से ठीक करने की जरूरत है कि भाई अपनी जात के बारे में नहीं सोचते आप। जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी के बारे में, जिस शहर में उस शहर के बारे में, जिस मुल्क में उस मुल्क के बारे में सोचना है, तो फिर उसी में ही सबकी भलाई होती है। सिर्फ अपनी भलाई का नहीं सोचना, इदारे की भलाई, शहर की भलाई, मुल्क की भलाई, उसमें अपनी भलाई तलाश करनी है। दिस शुड बी अप्रोच। तो ये हमारा नेशनल डायलेमा है। कभी अगर किसी ने ठीक करने की कोशिश की तो शायद आने वाली नस्लों में, क्योंकि टेक्स एजेस टू रेक्टिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग, तो ये अगर ठीक करने में एजेस लगती हैं, तो अगर किसी ने शुरू किया तो शायद आने वाली 1-2 नस्लों में ये चीजें यहाँ पे बेहतर हो जाएं और हम एज अ नेशन ठीक हो जाएं। जी, एनी क्वेश्चन? कोवेनेंट से बात शुरू हुई थी, कोई सवाल? कोवेनेंट्स, बैंकों से कंपनी लोन ले, किस किस्म के कोवेनेंट नजर आएंगे? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट, कि भाई जितना मुनाफा कमाओगे उसका से 50% डिविडेंड देना है, सारा नहीं दे देना। मकसद क्या है कि भाई जो कमाया सारा घर ले जाते गए अगर शेयर होल्डर, तो अगर किसी साल लॉस हो गया तो कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी? कंपनी मस्ट हैव सम रिजर्व कि भाई लॉस में आ जाए तो हमारे पास पैसे पड़े हों, उस लॉस को मीट तो कर सकें। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है भाई, सारा प्रॉफा घर नहीं ले जाना, सारा खर्च नहीं कर देना, कुछ बचा के रखना। नुकसान अगर कल को आएगा तो कंपनी तो चलानी है ना, किसने भी देनी है इंटरेस्ट की, लोन की, उसके लिए कुछ रिजर्व रखो अपने पास। मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, टर्नओवर रेशोज, डिफरेंट रेशोज आपने कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में पढ़ी नहीं है, और हमें पता है ये रेशो जो है कंपनी की हेल्थ को बताती हैं। तो उसके भी इंडिकेटर लगा दिए जाते हैं कि भाई आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ, कंपनी की हेल्थ को मेंटेन करना है। अगर आप हेल्थ मेंटेन नहीं करोगे, कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा। और नॉर्मली लोन एग्रीमेंट में लिखा जाता है कोवेनेंट ब्रीच होने की सूरत में बैंक लेंडर में डिमांड रीपेमेंट ऑफ द लोन इमीडिएटली। इशू ऑफ फर्दर डेट, ये भी शर्त लगा देता है लेंडर कि भाई मजीद डेट नहीं लेना जब तक हमारा डेट पे नहीं करते। ये भी शर्त हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपनीज डेट लेती जाती हैं उतना ज्यादा कंपनीज के डिफॉल्ट करने के, डेट रीपेमेंट पे डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेट डिफॉल्ट का मतलब लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब सब कुछ डूब गया। क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतनी ज्यादा सालाना इंटरेस्ट पेमेंट होगी, उतनी ज्यादा सालाना किस्तें होंगी, और प्रॉफिट में ऊंच नीच होने की सूरत में इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, इनएबिलिटी टू रीपे इंटरेस्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आपने किस्त देनी है 100 रुपए की तो मुनाफा कम भी कमाया 100 रुपया दे पाओगे। किस्त देनी है 1000, 2000, 5000 की, तो उसके लिए फिर ज्यादा मुनाफा कमाना जरूरी है ना। तो ऊंच नीच आती है। फर्दर डेट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू लेंडर्स, लेंडर्स को रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो आपकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकें।
ये भी जरूरी होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है कोवेनेंट की, मैंने कोवेनेंट का मकसद भी बताया और कोवेनेंट की कुछ एग्जांपल भी शेयर की। हमें अगेन राइटअप भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है, तैयार रहना इसके लिए। इस चैप्टर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो रही है वो एमसीक्यूज की रही है, 2, 4, 5 नंबर के एमसीक्यू समझ के पढ़ने वाली बात है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने इक्विटी पे डिस्कशन की, हमने डेट पे डिस्कशन की। अब ये डेट वर्सेस इक्विटी है। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पैसा डेट से भी ले सकती है, क्या क्या सोर्सेज है लॉन्ग टर्म डेट के, उस पर डिस्कशन हमारी होगी। कंपनी पैसा चाहे तो इक्विटी से ले सकती है, क्या क्या ऑप्शंस है इक्विटी से पैसा लेने की, उस पर भी हमारी बात होगी। अब इक्विटी वर्सेस डेट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन्वेस्टर से मुराद जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेंडर या शेयर होल्डर। डेट में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर लेंडर कहलाता है और इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर शेयर होल्डर कहलाता है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट में पैसा इन्वेस्ट करना फायदे क्या है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट में पैसा इन्वेस्ट करना नुकसान आ गया है। डेट में इन्वेस्टमेंट का फायदा है कि डेट इज कंसीडर्ड लो रिस्क। अब रिस्क क्या है पहले हम वो समझ लें, इन्वेस्टमेंट में रिस्क से मुराद क्या है। आगे चल के भी कहीं ना कहीं बात आएगी, लेकिन जहां पे वर्ड आया साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं, आगे चल के हम आसानी से जल्दी से गुजर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क से मुराद क्या है? रिस्क से मुराद मेनली अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। अगर हम आसान ज़बान में बात करें, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर। आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, यू हैव नो कंफर्मेशन ऑन सालाना इनकम, कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब अनसर्टेनिटी है। आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, देयर इज नो कंफर्मेशन, नो कमिटमेंट, नो गारंटी, नो प्रॉमिस ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा वापस मिलेगा। इक्विटी में कोई रिटर्न ऑफ इक्विटी की कोई होती है बात? कोई बात नहीं। सो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न में भी अनसर्टेनिटी है, कितनी आएगी, कब आएगी, लॉस भी हो सकता है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पे आपको असल इन्वेस्टमेंट की वापसी पे भी कोई कमिटमेंट नहीं है, आएगी नहीं आएगी, बल्कि नहीं आती वो तो लिक्विडेशन पे ही है ना। इक्विटी तो कभी वापस होती नहीं, आपको तो परमानेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं इक्विटी में रिस्क हाई है। डेट इज लो रिस्क। कैसे लो रिस्क है? फिक्स्ड गारंटीड इनकम। कैसे लो रिस्क है? सिक्योर्ड। कंपनी डूबेगी भी तो एसेट बेच के पूरा कर सकते पैसा। कैसे लो रिस्क है? डेफिनेट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी भी बताएगी अभी इतने साल बाद डेट वापस आ जाएगा। कैसे लो रिस्क है? प्रायोरिटी इन इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो इक्विटी इन्वेस्टर को पैसा देने से पहले डेट इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो ये है फायदे कि भाई डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये कुछ फायदे हैं, लेकिन डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान जो जाने का इनकम इज हराम, ठीक है, इंटरेस्ट है ना, तो दैट इज हराम। आगे चल के पढ़ेंगे। इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमारे यहाँ पे है स्कोप में, इंशाअल्लाह उस पर भी डिस्कशन हमारी आनी है। बट यहाँ पे चूंकि इस्लाम से पहले की बातें हैं तो इसलिए यहाँ पे बात नहीं लिखी हुई। हैज नो वोटिंग राइट्स। डेट दिया तो कंपनी के फैसले डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है आपका। लो रेट ऑफ रिटर्न, ये बेसिक एक रिलेशनशिप है। आपने कभी बचपन में यकीनन ये बात कहीं ना कहीं सुनी भी है, लो रिस्क लो रिटर्न। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट लो रिस्क है इसलिए इसकी रिटर्न भी लो होती है, ठीक है। कैसे आगे चल के इस पर मजीद एलैबोरेट हम करेंगे बात, बट फिलहाल लो रिस्क लो रिटर्न वाली कहानी है। अच्छा, ये तो कहानी होगी डेट वर्सेस इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही कहानी डेट वर्सेस इक्विटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जा सकती है, क्योंकि हम तो मेनली ये डिस्कशन सारी कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, हमने कंपनी के लिए फाइनेंस रेज करना है, हम कंपनी के लिए फाइनेंस डेट से भी ले सकते हैं, इक्विटी से भी ले सकते हैं, तो फायदे नुकसान आते हैं। तो भाई डेट से पैसा लेने के फायदे, डेट से पैसा लेने के नुकसान। डेट से पैसा लेने के फायदे, डेट इज चीप। चूंकि इन्वेस्टर के लिए डेट लो रिस्क है तो इसलिए इन्वेस्टर डेट पे लो रिटर्न से मुतमिन हो जाता है, और जो इन्वेस्टर की रिटर्न होती है वही तो हमारी कॉस्ट होती है कंपनी की। तो डेट इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा, डेट पे जो रिटर्न इंटरेस्ट पेमेंट देते हो दैट इज टैक्स अलाउबल। आप अपने प्रॉफिट्स में से चार्ज करके टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर लेते हो, लेकिन इक्विटी पे जो रिटर्न देते हो वो टैक्स कैलकुलेशन में चार्ज नहीं होती। दिस इज अनदर रीजन व्हाई डेट कॉस्ट यू चीप। एक तो डेट की रिटर्न ही कम है, इन्वेस्टर को ही कम चाहिए। दूसरा, जो इन्वेस्टर को दे रहे हो वो भी टैक्स अलाउबल है, उससे टैक्स में सेविंग भी मिलती है, तो दोहरा फायदा। कॉस्ट इज लिमिटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये एक और फायदा है कि भाई आपको ऐसा नहीं कि मैंने ज्यादा मुनाफा कमाया तो इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न देनी पड़ेगी। रिटर्न फिक्स है, जितना मर्जी मुनाफा डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए आपका मुनाफा, रिटर्न इंटरेस्ट पेमेंट तक फिक्स है, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं जाना। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अगर आप पैसा डेट से लाते हो तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल से मुराद होती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ओनरशिप परसेंटेज कम नहीं होती। मतलब अगर मेरी होल्डिंग 51% है कंपनी में, मैं पैसा कंपनी में मजीद इन्वेस्ट करना चाहता हूं कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो पैसा अगर मैं डेट से लाऊंगा तो मेरी शेयर होल्डिंग 51% ही रहेगी, कंट्रोल डाइल्यूशन ही होगी। लेकिन अगर मेरी शेयर होल्डिंग 51% है और मैं पैसा इक्विटी से लाऊं बाय इशूइंग शेयर टू न्यू शेयर होल्डर, तो मेरी शेयर होल्डिंग 51 से नीचे चली जाएगी। आई मे लूज कंट्रोल। इवन 51% से कम होगी मेरी परसेंटेज तो आई मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द बिजनेस। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कंट्रोलिंग शेयर होना चाहिए विच इज 50 से ज्यादा, तभी मैं डिसीजन मेकिंग को लीड कर सकता हूं। तो ये जी फायदे हैं डेट के। और डेट के नुकसान, पहला नुकसान जो नहीं लिखा हुआ, हराम सोर्स ऑफ फाइनेंस। दैट इज हराम सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो यहां पे नहीं लिखा हुआ, आगे चल के बात करेंगे उस पर। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इवन इफ कंपनी इज इनटू लॉसेस।
इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में इन्वेस्टर्स को आप सिर्फ तभी रिटर्न दोगे जब मुनाफे में हो, लॉस में हो तो नो रिटर्न नो डिविडेंड। डेट में ऐसा नहीं है, आप लॉस में हो तभी आपको रिटर्न देनी है। हैज फिक्स्ड मैच्योरिटी दस हैज टू बी रीपेड, ये भी एक मसला होता है डेट में। इक्विटी से पैसा ले लिया, आपको पैसे की वापसी की टेंशन नहीं है। डेट से पैसा लिया है, इसकी वापसी की भी टेंशन है। भाई 10 साल की लोन है, 10 साल बाद हमें 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जितने का लोन है उसको वापसी का बंदोबस्त भी करना है। दैट एड्स प्रेशर ऑन द बिजनेस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस बिकम्स बर्डन ऑन द कंपनी इन द पीरियड ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। दिस इज प्राइमरली, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लॉन्ग टर्म फिक्स रेट फाइनेंस। ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फिक्स रेट फाइनेंस की बात हो रही है। आपने लॉन्ग टर्म फिक्स रेट फाइनेंस उठाया हुआ है, लेट्स से आज की तारीख में अगर आप फिक्स रेट फाइनेंस लेते हो तो आपको 20-22% पे मिल गया। 5 साल के लिए आपने लोन ले लिया, आपने आज फिक्स रेट लोन लिया 5 साल का 22% पे, उससे अपनी फैक्ट्री लगाई और इंशाअल्लाह वी आर होपिंग, जैसे मैंने कल भी कहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल। आपका कंपेटिटर 1 साल बाद ये फैक्ट्री लगाता है, लेकिन तब तक इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं। लेट्स अज्यूम वो जब लोन लेने गया उसको लोन मिल गया 12% पे, उसने 12% पे लोन लेके वो फैक्ट्री लगाई। अब आपने लोन लिया 21% पे, आपके कंपेटिटर ने 12% पे लोन लेके फैक्ट्री लगा दी। नाउ योर लोन हैज बिकम बर्डन ऑन यू बिकॉज़ यू आर नो मोर कंपेटिटिव इन द मार्केट। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहे ना, आपके कंपेटिटर ने सस्ता लोन लेके फैक्ट्री लगा ली, प्रॉब्ली उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर लो है, वो आपको आउट ऑफ कंपटीशन कर देगा। आपका फिक्स रेट लॉन्ग टर्म लोन बर्डन बन गया। अगर तो शॉर्ट टर्म होता ना, आज लिया 2 साल बाद पे कर दिया तो कहानी खत्म हो जाती। बाय द टाइम उसने सस्ता लोन लिया, आप भी नया लोन सस्ता ले सकोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन फिक्स रेट है, बर्डन बन गया कंपनी पे। शेयर होल्डर्स कंसर्न हाई लेवल ऑफ गेयरिंग, ये भी गेयरिंग डेट लेने का नुकसान है। गेयरिंग रेशियो बढ़ी है ना, गेयरिंग रेशियो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन मेजर करती है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी के रेशियो में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है तो हम कहते हैं कंपनी की गेयरिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो हाई गेयरिंग से मुराद आपके डेट वर्सेस इक्विटी में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ना। शेयर होल्डर इस चीज को पसंद नहीं करते, ये एक ड्रॉबैक के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप डेट से लोन लेते हो बेशक उसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन शेयर होल्डर इस चीज को पसंद नहीं करते। शेयर होल्डर क्यों पसंद नहीं करेंगे कंपनी का लोन लेना जब इतने फायदे हैं उसमें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेट के साथ कोवेनेंट्स आएंगे, मल्टीपल रीजन है। डेट के साथ कोवेनेंट्स आएंगे, सख्तियां आती हैं। डेट के साथ मसला ये आ गया कि भाई कंपनी जो कमाएगी पहले डेट इन्वेस्टर को दिया जाएगा, जो बचेगा वो मिलेगा इक्विटी इन्वेस्टर को। और डेट के साथ जैसे भी आपके साथी में से किसी ने कहा था कि जितना, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जितना ज्यादा डेट उतने ज्यादा डिफॉल्ट के चांसेस, उतने ज्यादा लिक्विडेशन के चांसेस। तो डेट लेने के चक्कर में कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी डूबी तो शेयर होल्डर के इससे कुछ नहीं आता। नॉर्मली जो प्रेफर्ड क्रेडिटर्स होते हैं और डेट इन्वेस्टर्स उनको देते देते ही कंपनी के एहसास खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए शेयर होल्डर इस चीज को पसंद नहीं करते, हाई लेवल ऑफ गेयरिंग को पसंद नहीं करते। थोड़ा बहुत लोन लिया है ओके है, ज्यादा नहीं। कोवेनेंट में रिस्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि शेयर होल्डर ही होते हैं जो कि मैनेजमेंट का भी हिस्सा होते हैं। अक्सर 51% ज्यादा शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर्स बन के बैठे हैं, कंपनी लीड कर रहे हैं। और कोवेनेंट से आपकी डिसीजन मेकिंग रिस्ट्रिक्ट होती है, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, मतलब आपकी फैसला करने की आजादी छिन जाती है। इसलिए भी शेयर होल्डर ये चीज को, बिजनेस में इस चीज को पसंद नहीं किया जाता ज्यादा डेट को। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, थोड़ी सी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हुए टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इस पे भी हमें नोट आ सकता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे ये कहा जा सकता है स्पेसिफिक टाइप पे 1-2 नंबर की कहानी लिखिए, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, या इसमें थोड़ी सी आगे चल के 1-2 नंबर की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी आएगी जो कि कहीं एमसीक्यू में आ सकती है, या टाइप 3 एमसीक्यूज में हमें विद फीचर्स दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो डिबेंचर है वो जीरो कूपन है, इनमें से कौन सा डिबेंचर डीप डिस्काउंट एंड सो ऑन। अभी हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आप डिबेंचर से लोन रेज करने का फैसला करो, पब्लिक से लोन लेने का फैसला करो बाय इशूइंग टीएफसी। One type of debenture is deep discount debenture. Deep discount debenture से मुराद है debentures which will be issued at discount, but will be redeemed at par और premium में भी। But main deep discount debentures बाद issuance पे बात हो रही है कि issue जो है discount पे किया जाता है। जैसे for example, कंपनी एक डिबेंचर इशू करने जाती है जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 5000 और कंपनी उसकी इशू प्राइस सेट करती है से 3500। एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री क्या बुक की जाएगी किताबों में, डेबिट किया जाएगा बैंक 3500 जो कि वसूल किया जाएगा इन्वेस्टर से, डेबिट किया जाएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर या टीएफसी 1500, और लोन रिकॉर्ड किया जाएगा 5000 से। ये है जी डीप डिस्काउंट की एंट्री जो रिकॉर्ड की जाएगी किताबों में। ये एंट्री हमें क्या बता रही है कि इन्वेस्टर से कंपनी वसूल कर रही है 3500 और इन्वेस्टर को रीपेमेंट पे पैसे देने हैं 5000। इसका मतलब इन्वेस्टर 3500 का एक इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है कंपनी से, और मैच्योरिटी पे इन्वेस्टर वही इंस्ट्रूमेंट कंपनी को वापस करेगा 5000 में। तो इन्वेस्टर को इंस्ट्रूमेंट की खरीदो फरोख्त पे 1500 का कैपिटल गेन कहलाता है ना। ये जो स्ट्रेट डिबेंचर होते हैं, जो नॉर्मल डिबेंचर होते हैं, उनमें 5000 का इशू किया, 5000 का रिडीम किया, कोई कमिटमेंट नहीं है कैपिटल गेन की। हाँ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलने से मार्केट में इंस्ट्रूमेंट बेच के आप कैपिटल गेन कमा सकते हो, बट कंपनी का कोई प्रॉमिस नहीं है कैपिटल गेन का। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, कंपनी के डिबेंचर इशू करने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए, आपका डिबेंचर महंगा हो गया,
आपने डिबेंचर महंगे होने पे मार्केट में बेच के कैपिटल गेन कमाया, लेकिन उसमें कंपनी का प्रॉमिस नहीं है आपसे, वो तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलने की वजह से आपने कमाया। यहां पे कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि भाई मुझसे 3500 का इंस्ट्रूमेंट खरीदो, मैं आपसे 5000 का वापस लूंगा, 1500 का कैपिटल गेन गारंटीड है। दिस इज डीप डिस्काउंट डिबेंचर। अच्छा, अब इसकी नोयत, चले हम काम करते हैं जीरो कूपन डिबेंचर भी साथ ले आते हैं, फिर इसकी मजीद डिस्कशन दोनों को मिला के आगे चलेंगे। डीप डिस्काउंट डिबेंचर में और जीरो कूपन डिबेंचर में, डीप डिस्काउंट डिबेंचर में इन्वेस्टर को कुछ इनकम जब आपने कैपिटल गेन में गारंटी कर दी, तो दूसरी इनकम जो इन्वेस्टर को जा रही है वो इंटरेस्ट इनकम है। स्ट्रेट डिबेंचर में इन्वेस्टर को सिर्फ इंटरेस्ट इनकम प्रॉमिस की जाती है, ऐसा ही है। डीप डिस्काउंट डिबेंचर में चूंकि कैपिटल गेन भी प्रॉमिस किया जा रहा है, इसलिए जो ओवरऑल टोटल इनकम है वो तकसीम हो जाती है दो हिस्सों में। हम कह सकते हैं कि डीप डिस्काउंट डिबेंचर में इंटरेस्ट इनकम लोअर देन नॉर्मल डिबेंचर्स, लोअर देन नॉर्मल डिबेंचर होगी, क्योंकि नॉर्मल डिबेंचर में सारी की सारी इनकम इंटरेस्ट से आनी होती है। तो लेट्स अज्यूम आपको एक नॉर्मल डिबेंचर में टोटल इनकम 100 रुपए आती है, तो नॉर्मल डिबेंचर में ये सारी की सारी इनकम कहां से आएगी? इंटरेस्ट से। लेकिन अगर डीप डिस्काउंट डिबेंचर है और उसमें 20 रुपए की इनकम आपको कैपिटल गेन में दे दी जाती है, तो आपको यहां से इंटरेस्ट इनकम मिलेगी सिर्फ 80 रुपए, क्योंकि ओवरऑल इनकम का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना भाई, इन्वेस्टमेंट में टोटल इनकम तो उतनी आनी है आपको, सिर्फ उसकी नेचर बदल दी जाती है। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ ऐसी बात है कि जो डिबेंचर कैपिटल गेन डीप डिस्काउंट की सूरत में देते हैं, उनमें इंटरेस्ट इनकम का रेट कम होता है। डीप डिस्काउंट डिबेंचर में जो इंटरेस्ट इनकम का रेट होता है वो स्ट्रेट डिबेंचर के मुकाबले में कम होता है। और जीरो कूपन में इंटरेस्ट इनकम का रेट जीरो, क्योंकि कूपन इज इंटरेस्ट रेट, जीरो कूपन में इंटरेस्ट रेट इज जीरो, इंटरेस्ट इनकम इज जीरो, तो इनकम कहां से आएगी? सारी फिर सारी की सारी कैपिटल गेन से आएगी। तो इसका मतलब जो जीरो कूपन बॉन्ड होगा उसमें सारी इनकम चूंकि कैपिटल गेन से आनी है, तो डिस्काउंट इज इवन हायर। वहां पे शायद आप 2500 रुपए में पैसे, 2500 रुपए का डिस्काउंट और 5000 का लोन। जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट जीरो है, सारी की सारी इनकम कैपिटल गेन में आएगी। इन्वेस्टर से कहा जाता है 2500 में हमसे इंस्ट्रूमेंट लीजिए और 10 साल बाद 5000 में वापस कर दीजिएगा। आपको 2500 के ऊपर 2500 की इनकम मिलेगी 10 सालों में या 5 सालों में, जो भी पीरियड है। लेकिन इनकम कब मिलेगी? मैच्योरिटी। सर ये भी हराम है, ये जीरो कूपन मिलता है। इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। बेसिकली होता क्या है जीरो कूपन बॉन्ड से, जरा बात को समझो। आपने एंट्री तो रिकॉर्ड किया, बैंक डेबिट 2500, डिस्काउंटेड डिबेंचर 2500, लोन 5000। आपने इन्वेस्टर से क्या कहा कि भाई 2500 मुझे दो, मैं आपको सालाना इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको मैच्योरिटी पे इकट्ठा इंटरेस्ट 2500 समझो इंटरेस्ट डाल के 5000 वापस कर दूंगा। कहने को यहां पे हम किताबों में इसको डिस्काउंटेड डिबेंचर लिख रहे हैं, असल में तो ये डेफर्ड इंटरेस्ट है ना, डिलेड इंटरेस्ट है। असल में तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट अपनी डिले कर दी है। अकाउंटिंग की टर्म में हम इसको डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कह रहे हैं, लेकिन ये असल में डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, तो इस केस में सारी की सारी जीरो कूपन में आपने सारी की सारी इंटरेस्ट पेमेंट डिले कर दी, जबकि डीप डिस्काउंट में आपने पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट डिले कर दी। कुछ सालाना देते रहोगे, कुछ डिले कर दी। अच्छा, ये दो टाइप के डिबेंचर हैं, इन्हीं को मजीद थोड़ी इस पे बात करते चलें। इनका फायदा क्या है? वाई अ कंपनी शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स डीप डिस्काउंट और टुवर्ड्स जीरो कूपन डिबेंचर, क्यों इनकी तरफ कंपनी अट्रैक्ट हो? जी बेटा, ये जो आपने एग्जांपल दिए 3500 और 300 वाली, तो ये 300 का कैपिटल गेन था, अगर हम डीप डिस्काउंट की बात करें तो इंटरेस्ट भी उसी में शामिल है, कैपिटल गेन नहीं बेटा, ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन है और साथ इनका कूपन रेट भी होगा। से जो कूपन रेट है से उसका 5% है, ठीक, वो ज्यादा है। मतलब कुछ सालाना इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल गेन मैच्योरिटी पे मिलेगा। और जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन रेट जीरो है, जीरो कूपन में जीरो कूपन रेट है, सारे का सारा कैपिटल गेन है जो मैच्योरिटी में मिलेगा। रेट जीरो है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने रेट जीरो है तो हम वहां पे इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसका रेट ही जीरो है। होता क्या है, जो जीरो कूपन इंटरेस्ट रेट है उसमें ये जो डिस्काउंट होता है ना, इसको ओवर द लाइफ ऑफ डेट अमोर्टाइज किया जाता है। डिस्काउंट को ओवर द लाइफ ऑफ डेट अमोर्टाइज किया जाता है, और ये अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज रिप्लेसमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट कॉस्ट। नाम बदल गया, अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं कहला रही, ये डिस्काउंट ऑन अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, बेसिकली आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट की रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये भी जस्ट लाइक इंटरेस्ट आप अपने पीएनएल को जैसा चार्ज करते हो, डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंटेड डिबेंचर भी अपने पीएनएल को आप चार्ज करेंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट की हेडिंग में ये फाइनेंशियल कॉस्ट ही रहेगी, आपकी फाइनेंस की कॉस्ट है, सिर्फ इसका नाम बदल गया है, इंटरेस्ट की जगह
डिस्काउंटेड डिवेंचर हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट ही है, पीएनएल में फाइनेंशियल कॉस्ट में चार्ज होगी, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा यहाँ पे। इसकी अमोर्टाइजेशन की बेसिस तरीका वो काउंटिंग हमारे स्कोप में नहीं है, वो आप इंशाल्लाह R2 पढ़े हो वहां देख लोगे, नहीं तो AFR में जाके देख लोगे, इसकी काउंटिंग हमारे स्कोप में नहीं, हम इसकी फाइनेंशियल साइड देख रहे हैं इसकी। जी एनी क्वेश्चन? हम बात ये करने जा रहे थे कि स्ट्रेट डिवेंचर के मुकाबले में डीप डिस्काउंट या जीरो कूपन में कंपनी को फायदा क्या है। तो बाय द वे, डिवेंचर इज इट अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस? डिवेंचर इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डू वी रेज इट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स और करंट एसेट्स? कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब नई फैक्ट्री लगानी है, बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है। कैपिटल प्रोजेक्ट्स, डू दे स्टार्ट गिविंग रिटर्न इमीडिएटली और टेक्स इयर्स टू सेट अप एंड गेटिंग रिटर्न? इट टेक इयर्स। आज लोन लिया है, आज जमीन खरीदोगे, फिर बिल्डिंग बनेगी, फिर मशीनरी आएगी, फिर प्रोडक्शन शुरू होगी, प्रॉफिट में आते आते 3 4 5 साल लग जाते हैं। तो स्ट्रेट डिवेंचर, नॉर्मल डिवेंचर अगर लेते हो, आज लोन लिया, साल बाद इंटरेस्ट भी हो गया, जबकि अभी तो बुनियादें खोदी जा रही हैं, आपने कुछ कमाया भी नहीं है और इन्वेस्टर को रिटर्न देने का टाइम आ गया। 2 साल बाद अभी बिल्डिंग खड़ी हुई है सिर्फ, फिर रिटर्न देने का टाइम आ गया। 3 साल बाद अभी प्लांट हमने सिर्फ पेज ही कसे हैं उसके, फिर प्रॉफिट देने का टाइम आ गया। 4थे साल में प्रोडक्शन शुरू तो हो गई है, लेकिन नई प्रोडक्शन है, अभी प्रॉफिट में नहीं गए, लॉसेज में ही है, फिर रिटर्न देने का टाइम आ गया। 5वें साल में जाके प्रॉफिट आया, बाय द टाइम हम 4 साल पहले रिटर्न दे चुके हैं इन्वेस्टर को, जो कि कमाई नहीं हमने। सो नॉर्मल डिवेंचर, अगर हम सोचें, डिवेंचर कैपिटल एसेट की फाइनेंसिंग के लिए रेज किए जाते हैं। कैपिटल एसेट रिटर्न देने में कई साल लगाते हैं, लेकिन नॉर्मल डिवेंचर इमीडिएटली रिटर्न मांगते हैं। तो हम कहते हैं नॉर्मल डिवेंचर के कैश फ्लो कैपिटल प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से मैच नहीं करते, बिजनेस को तकलीफ देते हैं। अगर आप जीरो कूपन पे आ जाओ तो भाई आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया, बिल्डिंग बनाओ, जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, प्लांट लगाया, प्रोडक्शन शुरू की, प्रॉफिट में कुछ नहीं देना इन्वेस्टर को। भाई कारोबार जब मुनाफे में आ जाएगा, 2 4 5 साल मुनाफा भी कमा लोगे, फिर सारी रिटर्न इकट्ठी विद प्रिंसिपल वापस करोगे। तो हम कहते हैं कि जीरो कूपन डिवेंचर बिजनेस पे जो अर्लियर ईयर में इंटरेस्ट का बर्डन होता है, बिजनेस में जो अर्लियर ईयर में डेट इन्वेस्टर को रिटर्न देने का बर्डन होता है, जीरो कूपन डिवेंचर उस बर्डन को टोटली खत्म कर देते हैं। डीप डिस्काउंट डिवेंचर उस बर्डन को काफी हद तक पार्शियली खत्म करते हैं। जीरो कूपन टोटली बर्डन खत्म करते हैं इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्टर को रिटर्न देने का, डीप डिस्काउंट डिवेंचर पार्शियली खत्म करते हैं, बिजनेस में आसानी थोड़ी लेके आते हैं स्टेट डिवेंचर के मुकाबले में। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अच्छा इसका लेकिन ये भी है, हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे होते, इसका फायदा ये भी है, हम इंटरेस्ट पे तो नहीं कर रहे, लेकिन डिस्काउंट की अमोर्टाइजेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार्ज कर रहे हैं, उसका टैक्स बेनिफिट हम ले रहे हैं। इंटरेस्ट पे हमने करना है मैच्योरिटी पे, रिटर्न टू इन्वेस्टर देनी है मैच्योरिटी पे, लेकिन डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन हर साल होती है, टैक्स बेनिफिट सालाना हर साल लेते आ रहे हैं। तो ये हो गए फायदे इसके, इंटरेस्ट पे किया नहीं है लेकिन उसका टैक्स बेनिफिट ले लिया। इन्वेस्टर को क्या फायदा है? कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया लेकिन टैक्स में क्लेम कर लिया। इन्वेस्टर पे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है भाई, इन्वेस्टर को जब पैसे मिलेंगे तभी उसने टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं कि उसको इशू है। दूसरा, जीरो कूपन बॉन्ड, ऑल टैक्स इज पेड बाय द इन्वेस्टर ऑन रियलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन एट रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, इसमें एक और भी इशू आ जाता है, हमने शायद इक्विटी में भी ये बात की थी कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज कैपिटल गेन देती हैं, कुछ इन्वेस्टर को डिविडेंड इनकम अच्छी लगती है, कुछ इन्वेस्टर को कैपिटल गेन इनकम अच्छी लगती है। क्योंकि कैपिटल गेन इनकम का रेट ऑफ टैक्स अक्सर ममालिक में डिपेंड कर रहा होता है कि इन्वेस्टर की इनकम ब्रैकेट क्या है। अगर आपकी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग का टैक्स रिटर्न इनकम ब्रैकेट लो है तो कैपिटल गेन का टैक्स रेट कठोर होगा। अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न आपकी इनकम ब्रैकेट हाई है तो आपका कैपिटल गेन पे टैक्स रेट फर्क होता है। तो इन्वेस्टर को नेचुरली कोशिश होती है मुझे टैक्स कम से कम देना पड़े, तो इन्वेस्टर अकॉर्डिंगली अपनी इनकम ब्रैकेट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मेरी अगर इनकम ब्रैकेट ऐसी है कि मुझे कैपिटल गेन पे कम टैक्स पड़ता है तो मैं जीरो कूपन डिवेंचर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा अगर मुझे डेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर मेरी इनकम ब्रैकेट ऐसी है कि मुझे कैपिटल गेन पे हाई टैक्स लगता है इंटरेस्ट इनकम के मुकाबले में, तो फिर मैं ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जो नॉर्मल है, जिन पे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आती है, कैपिटल इनकम कम आती है। तो इन्वेस्टर भी अपनी टैक्स प्रेफरेंस के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को मैनेज कर सकता है। जी जनाब, डीप डिस्काउंट एंड जीरो कूपन बॉन्ड पे हमने कुछ डिस्कशन की, हमें 2-3 नंबर के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें कुछ लिखना पड़े, हमें आना चाहिए, एक आध एमसीक्यू आ सके, इनके फीचर्स को लेके हमें उसको एमसीक्यू को रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। सॉरी, इन्वेस्टर को इनकम जब तक आएगी नहीं टैक्स देना पड़ेगा बेटा। साथ साथ मतलब बेसिकली इसको इस रेफरेंस से डिस्कस किया गया है कि कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही लेकिन कंपनी टैक्स में उसको चार्ज कर रही है। इन्वेस्टर इनकम वसूल नहीं कर रहा तो उसने टैक्स में भी शो नहीं करना बेटा। जब इनकम आएगी टैक्स तभी पे करना होगा ना, हमें सालाना ऐसा नहीं कि इनकम आए नहीं और हमें टैक्स देना पड़े, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है।
अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल मजीद हम नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे इसमें मजीद अपनी डिस्कशन कैरी रखेंगे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर पे ही अभी हमारी बात चल रही है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।